जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में जो टेस्ट लिए जाते हैं उनको हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आज हम टेस्ट सीरीज एक शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग यूनिट 1 MPPSC प्री की यूनिट 1 और यूनिट 10 यूनिट 1 में जितना भी नया सिलेबस जोड़ा गया है भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के वो, और यूनिट 10 में जो ट्राइबोलॉजी जनजातीय संस्कृति और जनजातीय परंपराओं को जो जोड़ा गया है उनको लेकर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और उनका डिस्कशन करते हैं। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। देखिए, टेस्ट हमारे लिए तब फ़ायदेमंद होते हैं जब टेस्ट थोड़ा रिसर्च से बनाए जाएं, यानी कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएं। जो क्रिएट किए गए क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आपको सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग रिसर्च किए गए क्वेश्चंस पे थोड़ी सी बात करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनजातीय परंपरा में दापा परंपरा का संबंध किससे है। अगर आप जनजातीय परंपराओं को ठीक से पढ़े हैं तो आप दापा परंपरा ठीक से समझ सकते हैं कि जनजातियों में जैसे मेट सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड होते हैं, यानी जीवन साथी को चुनने के तरीके होते हैं। उनमें से एक होता है जिसको कहते हैं मैरिज बाय प्रोबेशन। मैरिज बाय प्रोबेशन, इसे हिंदी में कह देते हैं परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह। और इस परिवीक्षा विवाह में क्या होता है, इसी परिवीक्षा विवाह का एक स्वरूप पाया जाता है किसमें, ग्रासिया ट्राइब। ग्रासिया ट्राइब में इसका एक फॉर्म पाया जाता है जिसे कहते हैं दापा। तो दापा इज ट्रेडिशन ऑफ मैरिज बाय प्रोबेशन इन ग्रासिया ट्राइब। इसका एक दूसरा वर्जन भी है। इन प्रेजेंट टाइम इसे लिव इन भी कहा जाता है, लिव इन रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि किस जनजातियों में लिव इन को दापा कहा जाता है, या दापा परंपरा किस जनजाति से संबंधित है, या मैरिज बाय प्रोबेशन को ग्रासिया में क्या कहा जाता है। तो अगर जनजातीय परंपराओं को, विवाह परंपराओं को आपने ठीक से पढ़ा है तो आप उसे आसानी से पहचान लेंगे। तो इसका आंसर होगा मैरिज विवाह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज फॉल्स अबाउट बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के संबंध में इनमें से गलत कथन कौन सा है, इस पर हमको बात करनी है। इसमें पहला है, इट डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा है, इट डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ वेदास। ये भी सही है, ये वेदों के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता है। इट बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ स्वर्ग नरक। एक स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास करता है। इट बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, नहीं। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म के अस्तित्व को स्वीकार करता है। पुनर्जन्म के अस्तित्व को महायान परंपरा में मान्यता दी गई है। तो यह है, आत्मा को नहीं मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ये गलत स्टेटमेंट है बौद्ध धर्म के बारे में, और गलत स्टेटमेंट ही हमको चुनना था। ठीक, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में झांडूराम देवांगन का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए, जब मध्य प्रदेश में हम बहुत सारे जनजातीय व्यक्तित्वों को पढ़ते हैं तो वो बहुत सारी परंपराओं से, गायन से, नृत्य से, वादन से जुड़े हुए होते हैं। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि झांडूराम देवांगन को पूछा गया है, और झांडूराम देवांगन जो मध्य प्रदेश के हैं उनको अगर हम देखेंगे तो इनका मेन जो संबंध है वो सिंगिंग से है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जनजातियों में बहुत सारी परंपराएं पाई जाती हैं गायन और वादन को लेकर के। तो ये फोक सिंगिंग से संबंधित हैं, और यह मालवा में बहुत प्रचलित है, पूरे मालवा में। और मालवा में बेसिकली भील और भिलाला बड़ी संख्या में है। तो ये भील और भिलाला दोनों ही ट्राइब, वो भील और भिलाला दोनों में ही प्रचलित रहे हैं झांडूराम देवांगन, और ये गायन को लेकर प्रसिद्ध थे, जनजातीय लोक कथाओं को गाते थे। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने इस टेस्ट को, जो क्वेश्चंस हैं वो पहली और 10वीं यूनिट से लिए हैं। तो एक प्रश्न आप देखेंगे कि कौन सी एक परंपरा आर्य संस्कृति की देन है।
कौन सी एक परंपरा आर्य संस्कृति की देन है। अगर आप पहले से थोड़ा सा पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि आर्यों ने यहाँ आकर के किन किन परंपराओं को प्रारंभ किया। जैसे आप जानते हैं सरस्वती, कुब्रा, कुर्मा या फिर द्वादश नदियाँ जो थीं वो आर्य संस्कृति के द्वारा ही हमको प्राप्त होती हैं, तो ये आर्यों की देन है। और आप जानते हैं पशु पूजा भी हमारे यहाँ आर्यों के साथ ही आई थी। जीवन यापन के लिए पशुपालक समाज की स्थापना हुई। प्रकृति पूजा आप जानते हैं ये आर्यों की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने ऋग्वैदिक काल में ही प्रकृति पूजा को उत्पन्न कर दिया था। जैसे आप पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के सारे देवता प्रकृति से लिए गए थे, चाहे वो इंद्र हो वर्षा के देवता, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो धरती हो, चाहे फिर वो समुद्र हो, ऐसे ही देवताओं को लिया गया। पर्वत पूजा आर्यों की देन नहीं है। पर्वत पूजा द्रविड़ संस्कृति में पहले से ही विद्यमान थी। द्रविड़ संस्कृति में भारत में उत्तर में आर्य संस्कृति और दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति के उल्लेख हैं। तो द्रविड़ संस्कृति में पर्वत पूजा पहले से ही विद्यमान थी। आर्यों ने पर्वत पूजा का उल्लेख, हाँ आर्य लेकिन पर्वतों से अवगत थे। वह आर्यों का जब भारत में आगमन हुआ ऋग्वैदिक पीरियड में, तब ये मान के चलते हैं कि आर्य लोग पर्वतों से परिचित थे। जैसे जो हमारा हिमालय है उसको उन्होंने मुंजवत पर्वत के रूप में एक्सप्लेन किया है। अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो एक पर्वत प्राप्त होता है मुंजवत, और ये मुंजवत पर्वत किसकी देन है? आर्यों की देन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं चेलिक से क्या आशय है। चेलिक, अगर आप जनजातीय संस्कृति पढ़े हैं तो आप उसको समझेंगे कि जनजातियों में एक परंपरा पाई जाती है जिसे कहा जाता है युवाग्रह, और यह युवाग्रह गौड़ों में पाया जाता है। गौड़ों में इसको घोटुल कहा जाता है, गौड़ों में इसे घोटुल कहा जाता है। और यह घोटुल में जो लड़कियों का ग्रुप होता है उसे मुटियारी कहते हैं या मुतियारी कहते हैं, और जो लड़कों का ग्रुप है उसे चेलिक कहा जाता है। लड़कों के ग्रुप को चेलिक कहा जाता है। इसके अलावा जो लड़कियों का जो हेड है उसको बेलोसा, और लड़कों के जो हेड है उसको दीवान के नाम से जाना जाता है। तो जनजातियों में जो यूथ हाउस कल्चर है, युवा गृह की परंपरा है, वो घोटुल में सबसे प्रसिद्ध है, गौड़ जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ उसे घोटुल कहा जाता है। और इस घोटुल में भाग लेने वाले लड़कों को चेलिक और लड़कियों को मुतियारी के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? चेलिक क्या है? युवा कृषि का एक प्रकार, गलत है। युवा गृह का एक पुरुष सदस्य, ये सही है। पारंपरिक आदिवासी नृत्य, गलत है। युवा गृह का स्त्री सदस्य नहीं है, स्त्री सदस्य को मुतियारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से ग्रंथों की तुलना मानव शरीर से की गई है? अगर आप वैदिक कालीन ग्रंथ पढ़े हैं तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ग्रंथ हैं। जैसे उपनिषद हैं, उपनिषद को आप समझते हैं, इनकी संख्या 108 है, और ये वेदों के ज्ञान कांड हैं। वेदांग हैं जिनकी संख्या 6 है। स्मृतियों की टोटल संख्या 12 है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 9 से लेकर के 10 तक है। तो अगर हम वेदांगों की बात करें जिनकी संख्या है 6 वेदांग की, तो पहला वेदांग है शिक्षा, ठीक। दूसरा वेदांग है कल्प, तीसरा वेदांग है व्याकरण, और चौथा वेदांग है ज्योतिष। इसके बाद है निरुक्त, और उसके बाद है छंद। ये 6 वेदांग हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो शिक्षा है इसकी तुलना की गई है नोज, नाक से इसकी तुलना की गई है हमारे मानव शरीर के किसी अंग से। कल्प है, इसकी तुलना हाथ से की गई है। अगर हम व्याकरण की बात करेंगे तो इसकी तुलना
मुंह से की गई है, मुख से की गई है। अगर हम ज्योतिष की बात करेंगे तो इसकी तुलना आइज यानी नेत्रों से की गई है। और जो निरुक्त है इसकी तुलना कान से की गई है। और छंद है इसकी तुलना चरण या पाद से की गई है, पाद या चरण से की गई है। तो कुल मिला के आंसर ये होता है कि केवल वेदांग ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी तुलना अलग अलग मानव शरीरों से की गई है। ठीक है। और ये जो अंग हैं ये वेदों के ही शरीर बताए गए हैं कि ये वेदों की आँख हैं, वेदों के नाक हैं, इस प्रकार से उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर प्रश्न आता है कि अंगों से तुलना किसकी है तो वेदांगों की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा एक वेदों के वर्गीकरण का भाग नहीं है? हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वेदों के वर्गीकरण के दो भाग किए गए हैं। पहला वर्गीकरण है पद, गद्य, गान और वैशिष्ट। ठीक। दूसरा वर्गीकरण है जिसको कहते हैं कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। इसके बाद वैशिष्ट या अन्य। ठीक। तो पद का मतलब होगा ऋग्वेद, गद्य का मतलब होगा यजुर्वेद और गान का मतलब होगा सामवेद और विशिष्ट का मतलब होगा अथर्ववेद। अगर हम वेदों के दूसरे वर्गीकरण को देखेंगे तो कर्मकांड का जो हिस्सा है उसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ज्ञान कांड को कहते हैं उपनिषद, उपासना को कहते हैं आरण्यक और अन्य को कहा जाता है संहिता या मंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ वेदों का कांड। अब इसमें कौन सा वेदों के वर्गीकरण का कांड नहीं है? तो ज्ञान कांड तो है क्योंकि उपनिषदों को ज्ञान कांड कहा गया है, उपासना कांड है, अरण्य को कहा गया है, कर्म कांड ब्राह्मण ग्रंथों को कहा गया है। स्मृति कांड नाम का कोई भी वर्गीकरण वेदों का प्राप्त नहीं होता है, स्मृति कांड नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फूलवती बाई का संबंध किससे है? अगर आपने मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि झांसी रियासत में जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, तात्या टोपे का नाम सुना है उनके सहयोग करने के लिए। इसके अलावा हमने वहाँ झलकारी बाई का नाम सुना है। एक फूलवती बाई भी थी जो वहाँ एक तोपची थे निज़ाम, उनके यहाँ काम करने वाली थी। एक विधवा महिला थी फूलवती बाई जिसने बारूद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम किया और इसी बारूद की उलझन में उसकी जान चली गई। उसके लिए एक छोटा सा स्मारक वहाँ पर बनाया गया है और आप इसका आर्काइव में देखेंगे तो उसके बारे में वर्णन मिल जाएगा फूलवती बाई का। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संप्रदायों के उदय का क्रम व्यवस्थित करिए। अगर आपने बौद्ध धर्म का लेक्चर देखा है तो उसमें ये बताया गया है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का जन्म होता है। पहली शताब्दी में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। पहली शताब्दी में हीनयान और महायान। ठीक। जो हीनयान है इसे श्रवणयान भी कहा जाता है, श्रवणयान भी कहा जाता है। जब हम लोग 7वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो बौद्ध धर्म में एक नई शाखा आती है वज्रयान। ये इसी से अलग होती है वज्रयान। और वज्रयान उसे तब कहते हैं जब उसमें पंच मकार आ जाते हैं। पंच मकार क्या क्या हैं? मद्य है, मास है, मैथुन है, मत्स्य है और मुद्रा है। ये 5 माँ जब उसमें आ जाते हैं तो उसे वज्रयान कहते हैं। और इसी का 10वीं शताब्दी में जो विवरण हमको मिलता है तो मिलता है कालचक्रयान, कालचक्रयान। और 11वीं शताब्दी में मिलता है सहजयान। ठीक। और फिर 20वीं शताब्दी में मिलता है नवयान। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में
इनका उदय हुआ। पूछा गया है कि इसका सही क्रम क्या है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो महायान आएगा, महायान नंबर 1 पर होगा। उसके बाद आएगा, अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो महायान के बाद आएगा वज्रयान, ये दूसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे नंबर पे आएगा कालचक्रयान, और चौथे पे आएगा सहजयान। ठीक, तो महायान यानी कि 4 नंबर, 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। इसका आंसर होगा 4 2 3 1। आई थिंक आप समझ पाए, इसको भी नोट कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी समझने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं वे 2 प्रकार के ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं। एक वो जो पाली भाषा में मिले हैं, एक वो जो संस्कृत भाषा में मिले हैं। पाली भाषा में जो मिले हैं उसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली जो कैटेगरी है उसको कहते हैं पिटक, और दूसरी पिटक नहीं है, उसको गैर पिटक कहते हैं। यानी ये पाली में तो हैं लेकिन पिटक नहीं है। तो पिटक की बात करेंगे तो इसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। और गैर पिटक की बात करेंगे तो इसमें जातक टेल्स हैं, जिनको जातक कथाएं कहते हैं, दीपवंश है, महावंश है ना, ये हमको यहाँ से मिलते हैं। लेकिन संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में हमको मिलता है सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण, और इसके अलावा बुद्ध चरित, बुद्ध चरित और महाविभाषा सूत्र, महाविभाषा सूत्र, ये हमको प्राप्त होते हैं। तो ये महाविभाषा सूत्र है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से किसने लिखे हैं, कौन कौन से किसने लिखे हैं। तो अगर हम देखेंगे, इसमें पूछा गया है केवल कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म का विश्वकोश है। तो जो बुद्ध चरित है इसको कहते हैं एपिक ऑफ बुद्धिज्म, एपिक ऑफ बुद्धिज्म। एंड ये तो हो गया एपिक बुद्धिज्म का। अगर हम बात करेंगे सुत्त पिटक की, इफ वी डिस्कस अबाउट सुत्त पिटक, दैट इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। एंड इफ वी डिस्कस अबाउट महाविभाषा सूत्र, दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी ऑफ बुद्धिज्म। इसको बुद्धिज्म की डिक्शनरी कहा जाता है, यानी विश्वकोश की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा महाविभाषा सूत्र। अब प्रश्न है, इसको किसने लिखा है। महाविभाषा सूत्र को नागार्जुन, वसुमित्र और पार्श ने लिखा है। कब लिखा है? कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में लिखा है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का बहुत डेवलपमेंट किया है, इसलिए कनिष्क के दरबार में इसको लिखा गया है, कनिष्क के समय पर। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following ruler is known to perform maximum अश्वमेघ यजन। सबसे ज़्यादा अश्वमेघ यज्ञों को परफॉर्म करने के लिए किस शासक को जाना जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंगा, सातकर्णी फर्स्ट और भरत। सातकर्णी फर्स्ट को 2 अश्वमेघ यज्ञ के लिए जाना जाता है, गौतमी सातकर्णी को 4 और पुष्यमित्र शुंग को भी 4 यज्ञ के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर हम माइथोलॉजिकली देखेंगे तो जो किंग भरत हैं, ही परफॉर्म्ड मोर देन 1000 अश्वमेघ यजन्स। इन्होंने 1000 से भी ज़्यादा अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न किया है। तो सबसे ज़्यादा अगर आता है, क्योंकि भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट है पेपर में, तो भारतवर्ष के कॉन्सेप्ट को लेकर के, भरत को लेकर के प्रश्न बन सकते हैं। तो उसमें समझिएगा कि उनकी एक उपलब्धि यही है। और उनके कबीले इत्यादि के नाम आपने पढ़े होंगे कि भरत का जो कबीला था, उसके राजा कौन थे? सुदास थे। इसके अलावा ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के रूप में पहचाने गए थे।
नेक्स्ट देखते हैं, पालीताना किस धर्म से संबंधित स्थल है? पालीताना, अगर आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में पालीताना है, दैट इज़ फेमस फॉर मोर देन 1000 स्मॉल टेम्पल्स ऑफ जैनिज्म, वेयर यू कैन फाइंड मोर देन 1000 जैन टेम्पल्स। जैनों के 1000 से ज़्यादा मंदिर हमको वहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत घोषित की गई पीवीटी 75 समूह की जनजातियों में मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है? देखिए 1975 में पीवीटी की घोषणा की गई, वनरेबल ट्राइब, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स की घोषणा की गई और उसमें टोटल भारत की 75 जनजातियों को इंक्लूड किया गया। अगर इस ग्रुप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें जो शामिल हैं वो ओडिशा की हैं। सबसे ज़्यादा जो पीवीटी है वो ओडिशा की है, ओडिशा में 13 पीवीटी है, आंध्र प्रदेश में 12 हैं और सबसे कम राजस्थान में है और मणिपुर में है, एक है वहाँ पर पीवीटी। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटी हैं, तो मध्य प्रदेश की पीवीटी में सहरिया है, बैगा है और भारिया है। भील मध्य प्रदेश की पीवीटी में नहीं है, जबकि भील मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। द बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश इज़ भील, यही है, लेकिन पीवीटी में हमारे यहाँ 3 हैं। इनमें से जो भारिया हैं, जो पातालकोट में निवास करते हैं, दे आर कॉल्ड बैकवर्ड ऑफ बैकवर्ड्स, पिछड़ों के भी पिछड़े उनको कहा जाता है, भारियाओं को, जो पातालकोट में निवास करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, फेरी पंचायत इज रिलेटेड टू विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? फेरी पंचायत मध्य प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया ट्राइब हैज़ फेरी पंचायत, बैगा हैज़ चोकला पंचायत, भारिया हैज़ महर पंचायत एंड भील इज़ कॉल्ड पंचायत। हर जनजाति में जो पंचायत हैं उनको कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसमें फेरी सहरियाओं की पंचायत को कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे मामले निपटाए जाते हैं। नेक्स्ट, लिखंदरा इन मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू? मध्य प्रदेश में लिखंदरा का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश में लिखंदरा क्या है? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद वाज फाउंडेड इन 1980, हिंदी ग्रंथ अकादमी फाउंडेड इन 1969, जनजाति संग्रहालय ऑफ भोपाल वाज फाउंडेड इन 2013 एंड अलाउद्दीन खां अकेडमी वाज फाउंडेड इन 1979। अब यहाँ पर ये पूछा गया लिखंदरा क्या है, तो मध्य प्रदेश का जो जनजातीय संग्रहालय है, इसमें एक पेंटिंग की एग्जीबिशन है, जो पेंटिंग का विंग है, एग्जीबिशन है, उसको कहा जाता है लिखंदरा। इसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के जो भी फोक आर्टिस्ट हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा बनाए गए बहुत जो फेमस एक्सक्लूसिव जो पेंटिंग्स होती हैं, उनको यहाँ पर दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, पद्मश्री राम साहेब पांडे का संबंध किससे है? तो पहले तो ये याद रखिएगा कि राम साहेब पांडे कहाँ से संबंधित हैं? सागर से संबंधित हैं। और इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध वो है कि मध्य प्रदेश के उस समय जब गोविंद नारायण मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उनके सामने राई नृत्य का प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उनकी बहुत वाहवाही हुई थी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि वो एक लोक नृत्य से संबंधित हैं। कौन से लोक नृत्य से संबंधित हैं? राई मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही क्षेत्रों में होता है। अंतर केवल इतना है कि इन बुंदेलखंड राई इज परफॉर्म्ड बाय विमेन, वाइल इन बुंदेलखंड दैट इज परफॉर्म्ड बाय मैन इन फीमेल अटायर। उसको स्त्रियों के कपड़े पहन करके पुरुषों के द्वारा शामिल किया जाता है, पुरुषों के द्वारा संपन्न किया जाता है राई को। बुंदेलखंडी जो राई होती है, द लेडी हु परफॉर्म द राई इन बुंदेलखंड इज कॉल्ड बेडनी,
जब बेडनी राई परफॉर्म करते करते थक जाती है तो उसको रेस्ट करना पड़ता है, और उस रेस्ट के दौरान जब वो रेस्ट करती है तो वहाँ पर एक जोकर आता है जिसे विदूषक कहते हैं। वो एक एक्ट परफॉर्म करता है जिसे कहते हैं स्वांग, जिसे स्वांग कहा जाता है, जिसे स्वांग कहते हैं। तो ये बुंदेलखंडी राई और बघेलखंडी राई। बघेलखंड जैसे एमपी का ईस्टर्न रीजन है, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ फीमेल के परफॉर्मेंस कम होते हैं। वहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए पुरुषों को ही आगे लाया जाता है, इसलिए वहाँ स्त्रियों के कपड़े पहन करके पुरुष ही परफॉर्म करते हैं। ये वहाँ का एरिया है। इसीलिए आप बघेलखंड से थोड़ा और भोजपुर की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक फेमस फोक डांस है, इसको कहते हैं लौंडा नाच। ये वहाँ बहुत फेमस है, पुरुषों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में दैट इज़ द राजपूत बाहुल्य एरिया, राजपूत बाहुल्य एरिया है। तो वहाँ पर जो राजपूत मेजोरिटेरियन पीपल हैं, वहाँ स्त्रियों को बाहर आकर के ऐसे परफॉर्म करने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन याद रखिएगा, अपने इंडिया में इस डांस को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया था भिखारी ठाकुर ने, लौंडा नाच को। उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो इसका उत्तर होगा लोक नृत्य कौन सा? राई। नेक्स्ट, आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब हुई? ये बहुत आसान है। आदिवासी लोक कला परिषद एमपी में 1980 में बनाया गया। हिंदी ग्रंथ अकादमी 69 में बनाई गई। फिर एग्जीबिशन जो ट्राइबल थी वो 54 में शुरू हुई। तो एमपी में ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, एमपी के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनका बेसिक आप लोग पता करके रखिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इनकी स्थापना कब हुई। ये बहुत फैक्चुअल डेटा है। नेक्स्ट, इसमें पूछा है कौन सा एक बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल नहीं है? तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों में नैनागिरी नहीं है, क्योंकि नैनागिरी जैनिज्म से संबंधित एक प्लेस है। तो ये बौद्ध धर्म का नहीं हो सकता। ये भी बौद्ध धर्म से, ये भी बौद्ध धर्म से, ये भी बौद्ध धर्म से। ठीक, चलिए अगला है विच ऑफ दीज इज वर्ड अनादर यूज फॉर मैरिज बाय इंट्रूशन? इनमें से किस जनजाति में हठ विवाह को अनादर कहा जाता है? किस जनजाति में? देखिए, हठ विवाह को कहते हैं मैरिज बाय इंट्रूशन, जब लड़की जिद करके लड़के के यहाँ जाती है। इसको मेट सिलेक्शन की मेथड ट्राइब्स में कहते हैं। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो उराव ट्राइब है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है उराव ट्राइब है, वहाँ इसको हो ट्राइब में इसको अनादर कहा जाता है। जो उराव ट्राइब है वहाँ इसको निर्बोलक कहा जाता है, निर्बोलक। और एक ट्राइब है कमार, जहाँ इसे पैठू कहा जाता है। तो ये तीनों ट्राइब में याद रखिएगा, जहाँ से पैठू कहते हैं वहाँ निर्बोलक कहते हैं, वहाँ अनादर कहते हैं। ठीक, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है? आसान है, देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में गोंडी, बघेली, मालवी, सुरतिया। सुरतिया उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों द्वारा और संथाल के क्षेत्रों में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में गोंडी गोंड जनजाति के द्वारा, बघेली बघेलखंड में, और मालवी मालवा के क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाएं हैं जो यहाँ प्रचलित हैं। नेक्स्ट, जनजातियों के वर्गीकरण में किसे आधार नहीं बनाया गया? विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्राइबल क्लासिफिकेशन? देखिए, प्रजाति के आधार पर हम लोग जनजातियों को बांटते हैं, रेस के आधार पर कि कौन सी जनजाति में कौन कौन सी रेशियल फीचर्स हैं। जैसे कौन सी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइक से इंस्पायर है, कौन सी नॉर्डिक से इंस्पायर है, कौन सी मंगोलॉइड से इंस्पायर है, कौन सी निग्रोलॉइड से इंस्पायर है। तो प्रजाति को तो हम लोग यूज़ करते हैं, क्षेत्रों से भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी पहाड़ों पर निवास करती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो रीजनल क्लासिफिकेशन तो जनजातियों का बहुत कॉमन है। कुछ हम भाषा के आधार पर करते हैं कि कौन सी जनजाति किन किन भाषा परिवारों में पाई जाती है। जैसे द्रविड़ भाषा कौन कौन सी जनजाति यूज़ करती हैं, ऑस्ट्रो एशियन भाषा कौन कौन सी जनजाति यूज़ करती हैं। तो भाषाओं से वर्गीकरण होता है, जातियों से जनजातियों का कभी वर्गीकरण नहीं होता है। याद रखिएगा, जाति और प्रजाति दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। प्रजाति यानी रेस, प्रजाति एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जाति एक सोशल कॉन्सेप्ट है। प्रजाति मीन्स रेस इज ए विजिबल कॉन्सेप्ट, टेंजिबल कॉन्सेप्ट, while caste is intangible concept. Next,
किस जनजाति में जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द पहली बार प्रयोग किया गया? किस जनगणना में जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ड पहली बार यूज किया गया? इन विच सेंसस फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब वाज यूज फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज? देखिए, सबसे पहले 1872 में जनगणना हुई तो जनजातियों के लिए जो वर्ड यूज किया गया इसको कहते थे अबॉर्जिनीज या अबॉर्गिनीज। इसका मतलब होता है मूल निवासी। ये वर्ड इनके लिए यूज किया गया। 1901 में इनके लिए प्रिमिटिव वर्ड यूज़ किया गया। 1931 में जनजातियों के लिए लिस्ट तैयार की गई, लेकिन सेंसस में ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ। सेंसस में यूज़ हुआ पहली बार 1951 में। इसमें कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जनजातियों की पहली लिस्ट 1931 में तैयार हुई। साइमन कमीशन में ये वर्ड पहली बार कॉइन किया गया। इसके बाद 1935 के एक्ट में सबसे पहले इस वर्ड को ऑफिशियली यूज़ किया गया। चूँकि हमारा संविधान 1935 के एक्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, मोस्ट ऑफ द पार्ट बिलोंग्स टू 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेजेंट मैनर। चलिए देखते हैं फिर इसको। नेक्स्ट वन इज़ द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल पुस्तक के लेखक कौन है? ये भीमबेटका के और एमपी के जो आर्किटेक्ट हैं उनके संबंध में इस बुक को लिखा था जीडी हंटर ने। जीडी हंटर ने इसको लिखा था और ये बड़ी फेमस बुक है। इसमें महादेव हिल्स और ये पचमढ़ी इत्यादि सब की जानकारी वहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट, हाँ, विच ऑफ दीज इज़ नॉट पार्ट ऑफ पुराण्स? इनमें से कौन सा एक पुराणों का भाग नहीं है? तो हम यहाँ समझ लेते हैं। पुराणों के भाग सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, वंशानुचरित है और मवंतर है। ठीक है। सर्ग की अगर हम बात करेंगे तो सर्ग डिस्कस करता है ब्रह्मांड के बारे में और पंच महाभूतों के बारे में। पंच महाभूतों के बारे में। प्रतिसर्ग की बात करेंगे तो ये करता है चराचर जगत के बारे में, चराचर जगत के बारे में। मवंतर की बात करेंगे तो ये मनु सप्तऋषि के बारे में बात करता है। इसके अलावा अगर हम वंश की बात करेंगे तो चंद्रवंश और सूर्यवंश के बारे में बात करेगा। वंशानुचरित किसी वंश के महान शासकों के बारे में बात करता है। तो पुराणों के भाग सर्ग भी हैं, मवंतर भी हैं, प्रतिसर्ग भी हैं, वंशानुचरित भी हैं। इसमें पूछा कौन सा नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सारे ही उसके पुराणों के भाग हैं। इस क्वेश्चन को क्रॉस कर लीजिए। लेकिन आपको पता है कौन कौन से भाग हैं, तो ये 4 हैं और 5वां भी आपको पता है। प्रतिसर्ग है, मवंतर है, वंशानुचरित है और वंश है। तो 5 होंगे, तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं है, गलत टाइप हुआ है। नेक्स्ट, जनजातियों के लिए सामाजिक वंचित शब्द किसने प्रस्तावित किया? सोशली बैकवर्ड वनरेबल जो वर्ड है जनजातियों के लिए, इस सबसे पहले SC दुबे के द्वारा दिया गया। इनका नाम है श्यामाचरण दुबे, श्यामाचरण दुबे। और इन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत की बहुत सारी जनजातियों पर रिसर्च किया है। इनका सबसे फेमस रिसर्च है कमार जनजाति पर, जिसके लिए इन्होंने द कमार नामक बुक लिखी है। द कमार बुक लिखी है। बैरियर एल्विन को आप जानते हैं, ये मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति का अध्ययन करने वाले, सबसे ज़्यादा अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने बुक लिखी है द बैगाज। और बैरियर एल्विन ने कहा कि जनजातियों के लिए एक नेशनल पार्क होना चाहिए, जैसा जानवरों के लिए होता है। इसलिए ये प्रश्न भी आता है कि बैरियर एल्विन ने किसने जनजातियों के लिए राष्ट्रीय उपवन का कॉन्सेप्ट दिया या राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा दी? LP विद्यार्थी की अगर हम बात करेंगे तो LP ललिता प्रसाद विद्यार्थी, इन्होंने जनजातियों के लिए गिरिजन शब्द का यूज़ किया है, गिरिजन जनजातियों के लिए। और GS घुरिया की बात करेंगे तो इन्होंने जनजातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का यूज़ किया है, पिछड़े हिंदू। ठीक, तो जनजातियों को जैसे यूनिट में शामिल किया गया है तो उनसे संबंधित रिसर्च हैं, रिसर्च जितने भी हुए हैं, जैसे स्टडी हुई है, ये आपके काम की हैं। और जैसे भील जनजाति की स्टडी TV नायक ने की थी, तो वो भी आप याद रखिएगा। लेट अस सी
माझी किस जनजाति की उपजातियां हैं? माझी मूलतः है छोटा नागपुर के पठार में पाई जाने वाली उरांव जनजाति की उपजाति है, जो छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज कौन सा बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है? पहचानते हैं बौद्ध ग्रंथ, मैंने अभी बौद्ध ग्रंथों की सूची दी थी। दीपवंश पाली भाषा में लिखा गया है। दिव्यदान संस्कृत में है, सौंदर्यानंद संस्कृत में, बुद्धचरित संस्कृत में। सही आंसर होगा दीपवंश। पाली भाषा में दीपवंश है। महावंश दीपवंश में क्या है? यह श्रीलंका जो द्वीप है, आइलैंड है, उस पर होने वाले बुद्धिज़्म का जो वहाँ पे जो बुद्धिज़्म का जो एक्सपेंशन है उसके बारे में उसमें लिखा हुआ। महावंश मगध के महान शासकों के बारे में। तो दोनों ही हैं, वो अलग अलग प्रकार के उसका उल्लेख करते हैं। बुद्धचरित आप जानते हैं, एपिक ऑफ बुद्धिज़्म के नाम से इसको कहते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता भीमा नायक की समाधि कहाँ है? अगर आप करंट पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि बड़वानी के धावा बावड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने भीमा नायक के एक स्मारक का उद्घाटन किया है, धावा बावड़ी में। ठीक। अगला है, युवा ग्रहों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? युवा ग्रहों के जोड़े को हम मिलाते हैं, घोटुल गोंड में है तो बिल्कुल सही है, मुरुंग श्यामा नागा में बिल्कुल सही है, और आगामी नागा में क्यूली होता है। धंगरवासा संथाल में नहीं होता है, ये भुइयाँ में होता है, तो ये जोड़ा गलत है। गितियोरा मुंडा में होता है, बिल्कुल सही है। संथाल का ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये है ट्राइबल जो अपने घोटुल यूथ हाउस ट्रेडिशन है, इसको अपन पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज, कौन सा जैन ग्रंथों का समूह नहीं है? जैनों में जो कौन कौन से ग्रंथ पाए जाते हैं उनमें से कौन सा उसका समूह नहीं है? चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये समझेंगे, जैन ग्रंथों को कलेक्टिवली आगम कहा जाता है, और ये आगम दो भाषाओं में है, प्राकृत में भी है और संस्कृत में भी है। अब इसमें देखेंगे, आगम टोटल 12 आगम हैं जैन धर्म में, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं। स्रोत सूत्र जैन धर्म में नहीं है। इसके अलावा छेद सूत्र हैं जिनकी संख्या 6 है, मूल सूत्र हैं जिनकी संख्या 4 है, नंदी सूत्र हैं इनकी संख्या 1 है, कल्प सूत्र हैं उनकी संख्या भी 1 है। तो स्रोत सूत्र नाम का कोई भी ग्रंथ जैन धर्म में नहीं है। नेक्स्ट, भारत में निर्जात्य लेखन के जनक किसे माना जाता है? निर्जात्य लेखन के जनक किसे माना जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एथनोग्राफी इन इंडिया? एथनोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले 1912 में शरद चंद्र रॉय ने, S.C. रॉय ने एक बुक लिखी थी, मैन इन इंडिया। सो ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एथनोग्राफी इन इंडिया। 1912 से ही इस क्षेत्र में प्रयास होना शुरू हुए थे, और इन सभी ने एथनोग्राफी के लिए काम किया है, लेकिन सबसे पहले S.C. रॉय ने किया है। नेक्स्ट, भारतीय आदिवासी जाति सेवक संघ की स्थापना किसने की? इसमें आप देखेंगे 1922 में ठक्कर बापा ने भील सेवा मंडल की स्थापना की। भील सेवा मंडल की स्थापना की ठक्कर बापा ने, जिनको कहते थे अमृतलाल विठल दास के नाम से उनको जानते थे। ठीक। 1932 में स्थापना हुई थी हरिजन सेवक संघ की। हरिजन सेवक संघ की ये महात्मा गांधी ने की थी। फिर ये इसमें मेंबर बन गए ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने 1948 में 24 अक्टूबर को भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की थी, जिसके प्रेसिडेंट बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे, और आज़ादी के बाद भी वे अध्यक्ष बने रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद उसके बाद UN ढेबर को बनाया गया, और UN ढेबर के बाद मुरारजी को बनाया गया, मुरारजी रणछोड़ दास जी को बनाया गया, है ना। तो मुरारजी रणछोड़ दास जी बने, और ये भी बने हैं। ठीक। सबसे इनको बनाया किसने?
ठक्कर बापा ने इसकी स्थापना की। कब की है? 24 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई है। ठीक, तो ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं को लेकर के है। और याद रखेंगे एक और संगठन था, इसको आदिम जाति कल्याण मंडल कहते थे, ये राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था 1939 में। और जब ये बनाया गया भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, तो इसमें पुराने सारे जितने भी संगठन थे वो मर्ज कर दिए गए 1948 में आज़ादी के बाद। और ये सब एफर्ट किसका था? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा का एक्चुअल नाम क्या है? अमृतलाल विट्ठल दास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, आदिम जाति सेवक संघ द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? ये हम उसी संगठन की बात कर रहे हैं जिसे अभी ठक्कर बापा ने 1948 में स्थापित किया था। तो इस संगठन की अगर हम देखेंगे तो इस संगठन के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी उसका नाम है वन्य जाति। वन्य जाति के नाम से पत्रिका निकाली जाती थी और ये 1951 में निकाली गई। नेक्स्ट है, विच इज़ मोस्ट लिटरेट ट्राइब इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की सबसे पढ़ी लिखी जनजाति कौन सी है? तो अगर हम डेटा निकालेंगे तो गोंड की एक शाखा है प्रधान, ब्रांच ऑफ गोंड, दैट इज कॉल्ड मोस्ट लिटरेट ट्राइब इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट फंक्शन ऑफ ट्राइबल डोरमेट्रीज? डोरमेट्रीज आप समझते हैं अच्छे से, युवागृह। देखिए बहुत पॉपुलर कल्चर है कि युवागृह कोई नहीं कहता है, सब उसे घोटुल कहते हैं। एक्चुअली में घोटुल नहीं है, वो डोरमेट्रीज होते हैं। अब इसमें पूछा है डोरमेट्रीज का काम क्या नहीं है, तो मैंने डोरमेट्रीज के बहुत सारे काम बताए हैं अगर आपको याद हो तो। सेंटर ऑफ लर्निंग कल्चर, बिल्कुल वहाँ पर छोटे बच्चे अपने बड़ों से कल्चर सीखते हैं अपनी ट्राइब का, तो वो तो है। फूड कलेक्शन, ये मैंने स्पेशली बताया है कि कुछ ट्राइब्स में ये डोरमेट्रीज के लोग फूड कलेक्शन भी करते हैं। लर्निंग ऑफ क्राफ्ट, बिल्कुल सही है। वहाँ पे जब लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो अपने अपने ट्राइबल में जो जो क्राफ्ट वहाँ पर फेमस है उसको पूरा करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, खिलौने बनाना, ये सब अपना टाइम पास करने के लिए वो लोग करते हैं। इसमें लिखा हुआ है टू सेट अप मैरिटल रिलेशन। देखिए रिसर्च में ये बहुत देखा गया है कि कई बार मैरिटल रिलेशन बने हैं वो युवागृह में या डोरमेट्रीज में, लेकिन डोरमेट्रीज का ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज there are so many tribes in which there is provision of separate dormitories for boys and girls. तो दोनों के लिए अलग अलग डोरमेट्रीज हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए ये उसका एक फॉर्मल वर्क नहीं है, इनफॉर्मल हो सकता है लेकिन फॉर्मल उसका डिफाइंड वर्क नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट, कौन सी ट्राइब में, कौन सी जनजाति में सहकष्टी परंपरा पाई जाती है? सहकष्टी को हम लोग समझते हैं कुबैड के नाम से। कुबैड क्या है? जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी जनजातियों में पॉलीएंड्री होता है। पॉलीएंड्री यानी बहुपति विवाह। जब कोई महिला के एक से ज़्यादा पति होते हैं तो ऐसे में अगर वह गर्भवती होती है तो उसके होने वाले बच्चे का पिता कौन होगा, सामाजिक पिता कौन होगा? बायोलॉजिकल फादर और सोशल फादर, यानी कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा? तो इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए ट्राइब्स में ये परंपरा पाई जाती है, स्पेशली खासियों में ये परंपरा पाई जाती है कि वो लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रेग्नेंट लेडी के जैसे नियमों को और बैरियर्स को फॉलो करेगा, जैसे आराम करना, नदी पार नहीं करना, उछल कूद नहीं करना, ऐसे सारे नियम को फॉलो करेगा, कष्ट उठाएगा, उसे ही उस होने वाले बच्चे का सोशल फादर कहा जाएगा। और ये भी परंपरा है कि इतने सारे कष्ट वही उठाएगा जो उसका बायोलॉजिकल फादर होगा, और नहीं भी होगा तो बच्चे के बर्थ के बाद से वही उसका कल्चरल या सोशल फादर कहलाएगा। ठीक, तो ये क्या है? पितृत्व निर्धारण करने की परंपरा है। दैट इज द ट्रेडिशन टू डिटरमाइन द फादरहुड इन ट्राइबल कल्चर इज कॉल्ड कुबैड। उसको कुबैड कहा जाता है। अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसको किनशिप में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ट्राइबल किनशिप में ये पढ़ने के लिए आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की भील संस्कृति में बड़वा क्या है? बड़वा क्या है? भील कल्चर में आप देखेंगे तो इसमें लिखा है एक चिकित्सक, एक पेय, एक सरपंच। भीलों का जो पेय है वो सब लोग जानते हैं, ताड़ी है। सरपंच भीलों को सब लोग जानते हैं, बिलवा है, बिलट है, पटेल है। उत्सव इसमें भगोरिया है। अगर हम चिकित्सक की बात करेंगे, डॉक्टर की,
तो यहाँ पर भीलों में चिकित्सक को बड़वा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये याद रखिएगा, अब पर्सन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ मेडिसिन इन भील कल्चर इज कॉल्ड बड़वा। नेक्स्ट, भीलों की कांकड़ खूंटा की परंपरा का संबंध किससे है? ये हमारी सामान्य संस्कृति में भी आपने देखा होगा कि जब एक विवाह होता है तो एक लकड़ी का मड़वा लगाया जाता है, जिसे मंडप कहते हैं। वो लड़के के घर भी होता है, लड़की के घर भी होता है, लेकिन दोनों का मंडप अलग अलग प्रकार का होता है। तो जो लड़के के यहाँ जो मंडप लगता है एक लकड़ी के खंभे जैसा, उसे कांकड़ खूंटा कहा जाता है। तो निश्चित इसका संबंध किससे होगा? मैरिज से, है ना। तो भीलों में कांकड़ खूंटा उस मंडप को की परंपरा है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ गण इन ए कोरकू? कोरकू ट्राइब की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 4 गण पाए जाते हैं। उन गणों में एक कोरो है, एक राक्षस है, ठीक, एक सराकू है और एक बना है। तो इसमें आप देखेंगे कोरो है, देवा है, वो देवा नहीं है, इसमें सराकू है, बना है, तो देवा इसका आंसर होगा। देव नहीं होता, राक्षस होता है ना, दैत्य होता है, राक्षस होता है। इन चारों को कोरकुओं में अलग अलग गण कहा जाता है कि इतने प्रकार के नेचर और प्रवृत्तियां लोगों में विकसित होती हैं कोरकू कल्चर के अनुसार। नेक्स्ट, गदली नाच का प्रचलन किस जनजाति में? गदली और गोहिली ये दोनों ही प्रकार के नाच हैं, ये आपको भिलाला में देखने को मिलेंगे। भिलाला में गदली भी मिलेगा और गुदली भी मिलेगा, ये दोनों ही नाच उसमें आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, डोडावली क्या है? ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज़ फेमस इन भिलाला। भिलालाओं में फेमस है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके बाद है किस जनजाति में उबा बाबा की पूजा की जाती है? उबा बाबा, उबा बाबा की पूजा भिलालाओं में दिवाली पर की जाती है। भिलालाओं में दीपावली पर की जाती है, ठीक, इनकी पूजा। और कुर्कियों में इनके समकक्ष उबटा की पूजा होती है। भीलों में और गोंडों में दिवाली पर उबा बाबा या उबटा की पूजा नहीं होती है। नेक्स्ट, कौन सा एक दर्शन अनीश्वरवादी है? दर्शन हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप इसका उत्तर अच्छे से निकाल लेंगे। कौन सा एक दर्शन अनीश्वरवादी है? देखिए, न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, योग दर्शन ईश्वर को मानता है, वैशेषिक दर्शन ईश्वर को मानता है, सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन है, लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये दर्शन आया, और इसलिए कहते हैं सांख्य सम नहीं ज्ञान न ज्ञाना, यानी सांख्य के समान कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। ये संसार की उत्पत्ति ईश्वर से मानता ही नहीं, 2 तत्वों से मानता है, प्रकृति और पुरुष। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए इसे अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा दर्शन है अनीश्वरवादी, उसका नाम है मीमांसा। मीमांसा भी एक अनीश्वरवादी दर्शन है, ठीक। नेक्स्ट, ओखे एवं बालिया किस जनजाति की शाखाएं हैं? एक्चुअली में ब्रांच ऑफ सब ब्रांच हैं। भील है, भील जनजाति की शाखा है भिलाला, और भिलाला की 3 शाखाएं हैं। एक ओखे है, इसमें लिखी हुई है, एक बालिया है और एक पटेलिया है। पटेलिया है, 3 शाखाएं हैं भीलों की, ठीक। तो इसमें आंसर होगा भिलाला, आंसर इज भिलाला। नेक्स्ट, संताल किस भाषा समूह की जनजाति है? जैसा कि मैंने कहा कि भारत में भाषा के आधार पर जनजातियों को बेसिकली ऑस्ट्रो एशियन और द्रविड़ और मंगोल 3 भागों में बांटा गया है। भारत की अधिकांश जनजातियाँ ऑस्ट्रो एशियन भाषाओं को बोलती है, जिसमें संथाल भी शामिल है। तो संथाल किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित है,
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व शास्त्री को हरिभाऊ के नाम से जाना जाता है? हरिभाऊ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो जितना भी आर्कोलॉजिकल वर्क हुआ है, आर्कोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, उस आर्कोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए माननीय विष्णु वाकणकर को प्रमुखतः जाना जाता है। और अभी देखा है मई में हमारा जो राज्य संग्रहालय है भोपाल में, उस संग्रहालय में उनके लिए एग्जीबिशन भी लगाई गई, उनकी एक गैलरी भी बनाई गई, उनके द्वारा जो जो कार्य किए गए वो सब उसमें दिखाए गए एग्जीबिशन में। तो वाकणकर का एक बहुत बड़ा समारोह मनाया गया। तो वाकणकर के मध्य प्रदेश में पुरातत्व शास्त्रियों के पितामह कहलाते हैं, जिन्होंने सरस्वती पर बहुत काम किया है, सरस्वती नदी पर बहुत काम किया है, सरस्वती पर काम किया है। तो उनके बहुत सारे अपब्रिंगिंग हैं, उनकी बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं जो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, जनजातियों के संबंध में समूह संस्कृति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? जनजातियों के संबंध में समूह संस्कृति, पहले देखते हैं समूह संस्कृति क्या है। अगर कोई भी जनजाति अपने गुणों को एक संस्था के माध्यम से, चाहे वो घोटुल ही क्यों ना हो, युवा गृह क्यों ना हो, डोरमेट्री क्यों ना हो, या किसी एक कल्चर के माध्यम से, एक समारोह के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, तो उसे समूह कल्चर कहा जाता है। और समूह कल्चर पर सबसे ज़्यादा स्टडी किया है G.H. मीड ने। G.H. मीड ने इस पर बहुत सारा काम किया है। तो ये समूह संस्कृति की अवधारणा है, वो मीड की अवधारणा है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं। भारत को प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा? हु कॉल्ड इंडिया एज म्यूजियम ऑफ रेसेस? प्रजातियों का अजायब घर किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है। हर्बर्ट रिजले ने, सर हर्बर्ट रिजले इनको प्रजातियों का अजायब घर कहते हैं। एस.सी. दुबे ने कमार का स्टडी किया था, घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा था, एगो सटल ने मॉडर्नाइजेशन के बारे में लिखा है और ट्राइब पर बहुत स्टडी किया है एगो सटल ने। लेकिन जनजातियों के लिए अगर कोई प्रजातियों का अजायब घर वर्ड यूज़ किया है तो सर हर्बर्ट रिजले ने किया है। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनजाति मातृवंशीय है? मैट्रीलिनियल जनजाति कौन सी है? तो आप देखेंगे मैट्रीलिनियल जनजाति है, उसमें एक तो हैं नायर, एक तो हैं टोडा, एक हैं कादर, एक हैं इरोची, ठीक, और एक हैं बावर। इनको मातृवंशीय जनजाति कहा जाता है। तो इसमें खासी जनजाति जो है वो मातृवंशीय, इसे हाँ खासी भी मातृवंशीय है। तो 1 2 3 4 5 6 जनजाति, और ओंगे नागाओं में भी मातृवंश के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि कौन सी जनजाति मातृवंशीय है तो आपको एक ही मिलेगी, खासी। खासी जनजाति मातृवंशीय है जो मेघालय में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एक बैगांव का सेवा विवाह है? सेवा जानते हैं, मैरिज बाय सर्विस। मैरिज बाय सर्विस जब होती है तो गोंड में उसको कहते हैं लमनाई। लमनाई, जिसमें लड़का घर जमाई बन करके रहने लगता है। जब यह बैगांव में होता है तो उसे कहते हैं लमसेना या फिर गहरिया। गहरिया उसे बैगांव में कहा जाता है या लमसेना कहा जाता है, उसे ही यहाँ पर लमनई कहा जाता है। किसमें? गोंड जनजाति में। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं ट्राइब से रिलेटेड जिन्हें हम लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से याद रखना चाहते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये ट्राइबोलॉजी सिलेबस में पहली बार जोड़ा गया है, तो आप इसका ध्यान रखें कि इसके लिए अनुभव की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पहले ऑप्शनल में सोशियोलॉजी हुआ करता था ये उसी का एक पार्ट है, उसी के एक पार्ट को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो पहले इसको सोशियोलॉजी के साथ पढ़ा जाता था, अब इसे सोशियोलॉजी के बिना अलग से जीएस में पढ़ा जा रहा है। तो इसको सोशियोलॉजिकल अप्रोच से पढ़ेंगे तो सही प्रश्न निकाल पाएंगे आप, क्योंकि पहले ये प्री में भी होता था ऑप्शनल और मेंस में भी था। तो मेंस में तो एमसीक्यू नहीं होते हैं, लेकिन प्री में एमसीक्यू होते थे पहले। तो जो सोशियोलॉजी पढ़ते थे पहले, उनके पास इस प्रकार के क्वेश्चंस की अच्छी अप्रोच होगी। तो जब भी आप इसको ट्राइबोलॉजी को पढ़ें तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच से पढ़ें, तो आप अच्छे उसमें से प्रश्नों को निकाल पाएंगे और वो प्रश्न आपको परीक्षा में एज इट इज़ मिल भी जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी।